Hello everyone, students. Today I am going to deal with learning English with precision. आप देखते हो कि इंग्लिश को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, जैसे उनकी इच्छा होती है वैसे इसका प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जहाँ तक कलोकियल इंग्लिश की बात है, जहाँ तक इंग्लिश में बोलने की बात है, यू आर फ्री, यू कैन गो विदाउट ग्रामर। बट जहाँ तक एग्जामिनेशंस क्रैक करने की बात है, जॉब्स लेने की बात है, यू विल हैव टू यूज इंग्लिश प्रिसाइसली, करेक्टली, फैक्ट के आधार पर, ग्रामर के नॉर्म्स के आधार पर आपको इंग्लिश यूज करना होगा। यदि ऐसा आप नहीं करते तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना, अच्छे मार्क्स लाना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। सो हम कुछ नमूने देखेंगे, कुछ ऐसे कॉमन यूसेस देखेंगे जहां इंग्लिश बिल्कुल गलत तरीके से यूज किया जाता है। आइए देखते हैं पहला वो पॉइंट जिसमें आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे आप इस बात को देन, तुलना जब भी करते हैं देन के साथ, तो आमतौर पर इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेकर आते हैं। आप आराम से कह देते हैं देन मी। सेंटेंस आपका होता है तुम मुझसे अच्छे हो, यू आर बेटर देन मी। अब सवाल उठता है कि इस सेंटेंस में आप तुलना किसकी कर रहे हैं? तुलना आप कर रहे हैं यू यानी सब्जेक्ट की। तुलना कर किससे रहे हैं? तो तुलना कर रहे हैं मी से यानी ऑब्जेक्ट से। यह संभव नहीं है। सब्जेक्ट की तुलना जब भी होगी तो सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट की तुलना जब भी होगी तो ऑब्जेक्ट से होगी। चूंकि यहां इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है तो इसे भी सब्जेक्ट होना चाहिए था, अतः ये गलत है। दूसरी चीज, यहां देन प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि वर्ब टू बी के साथ प्रीपोजिशन आना इस अर्थ में, इस तुलनात्मक अर्थ में असंभव है। यहां देन आपका कंजंक्शन है, टू क्लाउजेज हैं। एक क्लाउज में आपका यू है आर के साथ, दूसरे क्लाउजेज में यहां फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है जिसके साथ आप सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। अर्थात यहां देन आपका कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद आने वाला क्लाउजेज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज किया जाए तो कंजंक्शन के बाद आने वाला पर्सन हमेशा नॉमिनेटिव होता है, अर्थात वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, तो यहां करेक्ट वर्ड होना चाहिए नॉमिनेटिव प्रोनाउन। कुछ लोगों का मत है कि यहां आई तभी संभव होगा जब इसके बाद एम लाएंगे। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम जब भी देन से कंपेयर करते हैं तो देन के बाद आने वाले सब्जेक्ट और उसके साथ आने वाले वर्ब को हम ओमिट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं यू आर बेटर देन आई एम, और यू आर बेटर देन आई। सो रिमेंबर, जब भी तुलना सब्जेक्ट की हो तो हमेशा देन के बाद सब्जेक्ट ही आना चाहिए। इस तरह से ये आपका मी रॉन्ग हुआ और आपका आई सब्जेक्ट हुआ, अर्थात इसका केस नॉमिनेटिव होना चाहिए। देन के बाद तभी ऑब्जेक्टिव केस आएगा जब आप तुलना ऑब्जेक्ट की करेंगे, यानी जब आपका देन प्रीपोजिशन होगा। आप देखें, I taught him more than। अब यहां एक पर्सन लाना है। सब्जेक्ट आपका है आई, एक्शन उसका है टीचिंग। पढ़ाने, जिसको पढ़ाया उसने, वो पर्सन है हिम, यानी हिम ऑब्जेक्ट है। आई ने टीच किया हिम को ज्यादा, मोर, किसकी तुलना में, यानी ऑब्जेक्ट। यहां देन आपका प्रीपोजिशन है, फिर इसके बाद आने वाला पर्सन हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यहां शी की जगह हम हर का यूज करेंगे, क्योंकि यहां तुलना ऑब्जेक्ट की हो रही है। यही चीज है,
यही बात है जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का उपहास करें, आप किसी को गलत साबित करें, लेकिन अपने आप को आप सही रखें, अपने आप को आप प्रिसाइज रखें, करेक्ट रखें, राइट एप्लीकेशन करें। और चूंकि आपका एम सिर्फ बोलना नहीं है, आपका एम एग्जामिनेशंस में अच्छे स्कोर्स लाना है ताकि आपके हाथ में जॉब आ जाए। सो फैक्ट क्या हुआ, व्हेन यू आर कंपेयरिंग द सब्जेक्ट, द अदर पर्सन मस्ट ऑल्सो बी द सब्जेक्ट, नॉट द ऑब्जेक्ट, बिकॉज हियर देन इज ए कंजंक्शन। सो इसके बाद आपका पर्सन हमेशा नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। सो यू आर बेटर देन आई। सिमिलरली आई टॉट हिम, यहां हिम को पर एक्शन किया गया और हिम की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जा रही है। हिम यहां ऑब्जेक्ट है, देन यहां प्रीपोजिशन है, तो फिर देन के बाद नॉमिनेटिव केस नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो एक ट्रिक हुआ, जब भी आपके सेंटेंस में वर्ब टू बी आ जाए तो देन के बाद हमेशा, एज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। और जब भी सेंटेंस में एक्शन वर्ब आ जाए, आप कह सकते हैं मेन वर्ब आ जाए, तो फिर तुलना हमेशा ऑब्जेक्टिव होगी और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। जब आप सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो आपका देन, आपका एज कंजंक्शन होगा, और जब आप तुलना ऑब्जेक्ट की कर रहे हो तो आपका देन, आपका एज प्रीपोजिशन होगा। जब ये कंजंक्शन होगा तो उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, और जब ये प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। ट्रिक पकड़ने का हुआ कि देन के सेंटेंस में यदि वर्ब टू बी हो तो तुलना हमेशा सब्जेक्ट की होगी, और देन के सेंटेंस में यदि एक्शन वर्ब हो तो तुलना ऑब्जेक्ट की होगी। यहां फिर एक बात देखनी है कि यदि आपके सेंटेंस में एक्शन वर्ब है और देन के बाद आने वाला पर्सन एंड में आता है, उसके बाद कोई वर्ब नहीं आता, तो फिर तुलना ऑब्जेक्ट की हो रही है। लेकिन यदि देन के बाद आने वाले पर्सन के बाद एक वर्ब आ जाए तो पुनः तुलना सब्जेक्ट की होगी, पुनः आपका देन कंजंक्शन होगा, और देन के बाद आने वाला पर्सन नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस में होगा। आप देखें इस बात को, आई टॉट हिम मोर देन सी डच। गौर से देखिए आप, यहां पढ़ाने वाले दो व्यक्ति हैं, एक आपका है आई और दूसरा आपका है सी। पढ़ने वाला एक ही व्यक्ति है और वो है हिम। आई और सी दोनों इस व्यक्ति को पढ़ाते हैं, बट आई उस व्यक्ति की तुलना में इस व्यक्ति को ज्यादा पढ़ाता है। तो याद रखना है, जब भी सेंटेंस में, देन वाले सेंटेंस में, एज वाले सेंटेंस में जिसमें आप कंपैरिजन करते हो, यदि सेंटेंस की क्रिया वर्ब टू बी है तो ऑलवेज, वर्ब टू बी है तो ऑलवेज देन आपका कंजंक्शन होगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा। यदि देन और एज कंपैरेटिव सेंस में, तुलनात्मक अर्थ में, यदि एक्शन वर्ब है और एंड एक पर्सन से होता हो तो ऑब्जेक्ट की तुलना होती है, देन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। और यदि एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस में लास्ट में, एंड में एक वर्ब आता हो तो फिर तुलना सब्जेक्ट की होती है, ऑब्जेक्ट की नहीं। तो इन तीन कंडीशंस में आपका देन, आपका एज के साथ भी ऐसा होगा। कब कंजंक्शन होगा, कब प्रीपोजिशन होगा, इस बात पर ध्यान देना होगा। कंजंक्शन होगा तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट आना चाहिए, और यदि प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपका देन कंजंक्शन है, इसलिए उसके बाद आई नॉमिनेटिव केस हुआ। सेकंड सेंटेंस में आपका देन प्रीपोजिशन, इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्टिव केस हर आया। एंड थर्ड सेंटेंस में आपका देन, चूंकि एंड में वर्ब आ रहा है, पुनः कंजंक्शन है, इसलिए उसके बाद शी आया। ऐसे आप इंग्लिश पढ़ें। इंग्लिश को कभी भी हल्के में ना लें। इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि ये बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, टफ है, तो बिल्कुल ना सुने। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, डिवोशन के साथ पढ़ें, ताकि आप उस बात को समझें, उसके बारीकियों को समझें और इंग्लिश करेक्टली यूज करें।
तो स्टूडेंट्स, ये मात्र वन थिंग नहीं है कि आपने इसको पूरा कर लिया और आपकी इंग्लिश प्रिसाइज हो गई, आपकी इंग्लिश करेक्ट हो गई। बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे करके आपको समझाता चलूंगा, आप उसे फॉलो करें, ईमानदारी के साथ फॉलो करें। आप देखें नेक्स्ट पॉइंट में देखें, जैसे ये वर्ड है आपका वर्क। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम, इसका अर्थ होता है नौकरी। जब भी इसका अर्थ हो एक्शन यानी काम, जब भी इसका अर्थ हो जॉब यानी नौकरी, तो फिर ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर इसके पहले आ का प्रयोग असंभव है। कभी इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी वर्क का अर्थ एक्शन यानी काम, नौकरी यानी जॉब का हो तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अतः आप यदि कहना चाहते हैं कि मुझे एक काम है, नो प्रॉब्लम, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक काम है, तो आप आई हैव अ वर्क ना कहें, सीधे कहें आई हैव वर्क, मुझे काम है। आई हैव वर्क, मुझे काम है। यदि आप एक लगाना ही चाहते हैं, संख्या दिखाना ही चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग तरीका होगा, एक फ्रेज यूज करें। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। हालांकि अ पीस ऑफ की जरूरत तब पड़ेगी आपको जब एक से ज्यादा काम दिखाना हो, मतलब 2 काम 3 काम, तो फिर आप 2 वर्क्स 3 वर्क्स नहीं कह सकते, फिर आपको इस फ्रेज का सहारा लेना होगा, आई हैव 2 पीसेज ऑफ वर्क। I have 3 pieces of work. I have many pieces of work. I have some pieces of work. But work में कभी s का प्रयोग नहीं करें, उसका अर्थ बदल जाएगा। सिमिलरली नौकरी के अर्थ में भी a का प्रयोग नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल देखें, I have got work in a bank. नौकरी के अर्थ में वर्क के साथ अ पीस ऑफ का भी प्रयोग नहीं करना है, 2 पीसेज ऑफ का भी प्रयोग नहीं करना है। यहां सिंपली आपको वर्क करना है। यदि आप ए लगाना चाहते हैं तो फिर इसके साथ ए लगाएं, लेकिन वर्क को चेंज कर दें जॉब में। आई हैव गॉट वर्क इन ए बैंक, आई हैव गॉट अ जॉब इन ए बैंक। यदि आपका वर्क का अर्थ कारखाना हो रहा हो, वर्कशॉप हो रहा हो, तो फिर यह हमेशा बहुवचन के रूप में ही आएगा। इसका फॉर्म प्लूरल होना चाहिए, वर्क्स। इसी रूप में ये सिंगुलर भी होगा और इसी रूप में ये प्लूरल भी होगा। इसका अर्थ होगा फैक्ट्री, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, वर्कशॉप्स। आप एग्जाम्पल से भी क्लियर कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका होता है। देयर इज अ मारुति वर्क्स हियर। इसके साथ, जो कि काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आपको ए लगाना होगा। देयर इज अ मारुति वर्क्स हियर, यहां ये सिंगुलर हुआ। बहुवचन में भी इसी रूप में लाएंगे आप बोलें देयर आर मारुति वर्क्स हियर। यहां आपका वर्क्स प्लूरल फंक्शन में है, फॉर्म में ऑलवेज प्लूरल, फंक्शन में बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इस तरह से आप वर्क शब्द, एक एक वर्ड को ध्यान से आप स्टडी करें, उसे आप
मन में उतारें, उसे एसिमिलेट करें एंड प्रॉपर वे में यूज करें। फिर आप देखें इस WOR के वर्क का एक और प्रयोग देखें। जब आपका वर्क कंपोजिशन के अर्थ में आए, रचना, बुक के अर्थ में आए, कोई पुस्तक को दिखाता हो, ये आर्ट पीस, कलाकृति को दिखाए, तो फिर ये आपका वर्क काउंटेबल नाउन होगा और इसके प्लूरल में एस ऐड करना होगा। तो वर्क का अगला अर्थ है रचना, पुस्तक, कलाकृति। इस अर्थ में आपका वर्क एक काउंटेबल नाउन होगा और इसके बहुवचन में आपको एस ऐड करना होगा, यानी वर्क्स। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। मैकबेथ, is a work of शेक्सपियर्स। मैकबेथ इज अ वर्क ऑफ शेक्सपियर्स। मैकबेथ शेक्सपियर की रचनाओं में से, नाटकों में से एक है। द ताजमहल इज अ वर्क ऑफ आर्ट। ताजमहल कला कृति है, कला की एक रचना है। आपका वर्क काउंटेबल नाउन है। मैकबेथ एंड हैमलेट आर वर्क्स ऑफ शेक्सपियर्स। मैकबेथ और हैमलेट शेक्सपियर की रचनाओं में से दो रचनाएं हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आप बहुत ही सावधानी से इंग्लिश के एक एक वर्ड को मंच करेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से स्टडी करेंगे, उसके बारीकियों को देखेंगे और इंग्लिश को प्रिसाइज वे में यूज करेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।